हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो बेसिकली जो ये हमारा यूनिट है और प्लेलिस्ट है, ये बेस्ड है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा। ये हमारा पेपर नंबर 3 है। सो हम एक बार इसका जो टॉपिक्स है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग, उसके अंडर में 4 सब टॉपिक्स हैं। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स, muscle response to training, energy system in training and basic law of training. So सबसे पहले हम समझेंगे कि what is the foundation of training, क्या चीज होती है ट्रेनिंग। उसकी एक साइंटिफिक तरीके से हम डेफिनेशन देंगे। जो फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होती है वो encompasses the essential principles that prepares an athlete for optimal performance, focusing on tailored physical, physiological and technical preparation। तो जो ये फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होता है वो क्या मेजर करती है, कुछ एसेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी एथलीट अपने आप को तैयार करता है टू परफॉर्म एट ऑप्टिमल लेवल और अ गुड लेवल, जो कि बेसिकली फोकस करती है किन किन चीज़ों पे, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड टेक्निकल प्रिपरेशंस पे। ये तीन चीज़ों पे मेजरली फोकस क्या क्या करती है, क्या आपका जो ट्रेनिंग फोकस करेगी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड टेक्निकल प्रिपरेशंस पे। अब इसका पर्पस क्या होता है? जब भी हमें एग्जाम्स में लिखना है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके बाद हम उसका पर्पस लिखेंगे, देन उसके बाद उसके की कंपोनेंट्स लिखेंगे, देन उसके बाद हम उसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें ऐसे ब्रीफ करके लिखना है रादर देन एक पैराग्राफ्स में लिखने की जगह। देन आता है पर्पस। उसका पर्पस ये होता है कि हम अल्टीमेटली हम कोई भी ट्रेनिंग या कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि टू अचीव द हायर परफॉर्मेंस इन एनी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। ये हमारा मेन फोकस है। हम जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, अभी जैसे हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ेंगे, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सारी चीज़ें इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हम उन सब चीज़ों को अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लांट करके हम अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सके, ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सके एंड हम क्या कर सके, हायर परफॉर्मेंस अचीव कर सके, किसमें, एक किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कंपटीशन में। तो ये हमारा मेन गोल है। पर्पस क्या है? इनहांसेस एथलीट कैपेबिलिटीज, उसकी इंजरीज बचाना, ऑप्टिमाइज करना उसके एनर्जी सिस्टम को एंड मसल में अडेप्टेशन करना। ऑप्टिमाइज एनर्जी सिस्टम्स ये है कि आपकी जो एनर्जी सिस्टम बॉडी में यूज कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ के उन उन चीज़ों को भी ट्रेन करना। देन आता है की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ट्रेनिंग में। सबसे पहली चीज़ है कि स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो भी आपका स्पोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसको आप और ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप इसको एग्जाम में कम से कम 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करके लिखना है। देन आता है मसल रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग, कि आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आपकी मसल्स किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके बारे में बात की जाएगी। देन एनर्जी सिस्टम्स इन ट्रेनिंग, कि आप जब कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप में इसमें एटीपी पीसी सिस्टम यूज हो रहा है या फिर ग्लाइकोसिस सिस्टम यूज हो रहा है। और अपनी ट्रेनिंग को समझ के अपनी ट्रेनिंग को उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। देन आता है बेसिक लॉ ऑफ ट्रेनिंग। क्या क्या लॉज आपकी ट्रेनिंग में यूज होता है उनके बारे में आपको समझना, कि ओवरलोड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है। तो उन सब चीज़ों को भी समझना, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, वेरिएशन, रिवर्सिबिलिटी। तो वो वाली सारी भी चीज़ें हमको समझनी होती है। देन आता है कि मैंने एक फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग का ये ग्राफ बनाया, या आप ऐसे एग्जाम्स में बना के आएंगे, इसमें एक पेज पूरा कंज्यूम हो जाएगा एंड आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। एक ये हमने बॉक्स बनाया, इसमें लिखा है फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग। देन ये बॉक्स बनाया, ये क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो हम अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन मसल रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेनिंग, आपकी मसल्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगी। देन एरोबिक सिस्टम, जिसमें आप एरोबिक या फिर एनएरोबिक यूज कर रहे हैं। देन आता है बेसिक लॉ ऑफ ट्रेनिंग। ये जो हमारे की कंपोनेंट्स थे, हमने इन सारों को एज अ फ्लो चार्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन आता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रेंथ, एंडुरेंस, स्पीड एंड एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्किल। ये हमने हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो ये आपको होपफुली सबको याद होंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें, जैसे हम डेली में कंडीशनिंग सेशंस लेते हैं, तो उसमें हम अलग अलग दिन पे कभी स्ट्रेंथ कर रहे हैं, एंडुरेंस कर रहे हैं, स्पीड एंड एजिलिटी कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं,
कोऑर्डिनेशन स्किल्स कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों को आपको डेवलप कैसे करना है। जब हम स्ट्रेंथ डेवलप करने की बात करते हैं तो हम उसके लिए एक वेट ट्रेनिंग करते हैं। देन हम अगर एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम उसमें इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते हैं। स्पीड एंड एजिलिटी की बात करते हैं तो हम उसमें स्प्रिंट ड्रिल्स करते हैं। देन अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें डायनामिक स्ट्रेचिंग को फॉलो करते हैं। एंड अगर हम कोऑर्डिनेशन एंड स्किल की बात करेंगे तो उसमें ड्रिल्स एंड मूवमेंट पैटर्न्स को हम यूज करेंगे। देन हमने इसको इंटीग्रेटेड वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमने इसको एक वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल दिया एंड हम उसको रेगुलरली कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको फॉलो करेंगे। उससे हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा परफॉर्मेंस आउटकम है वो अच्छा हो जाएगा एंड वो बढ़ जाएगा। दिस इज नोन एज स्पोर्ट स्पेसिफिक। इसके पहले हम क्या बता रहे थे कि ट्रेनिंग फाउंडेशन कैसे बनता है। देन आता है कि अब ये हमने दो चीजें समझ ली, अब हम इसको और डिटेल में भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है। तो हम इन सब चीजों को भी थोड़ा डिटेल में पहले फर्स्ट टाइम ब्रीफ करेंगे, उसके बाद ही हम आगे मूव करेंगे। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ इज अ एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें स्ट्रेंथ की डेफिनेशन मिल गई कि कोई भी ये एबिलिटी होती है जहाँ पे हम ओवरकम करते हैं या फिर हम किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम करते हैं। देन एंड्योरेंस क्या होता है कि एक एबिलिटी टू वर्क और परफॉर्म अनलेस द कंडीशन ऑफ फटीग। तो इसमें हम एंड्योरेंस की बात करेंगे कि हमारी क्षमता होती है, हमें काम, हम कोई भी काम करते हैं और हमारी फटीग बहुत टाइम तक नहीं आती है या फिर डिले हो जाती है, इसमें फटीग की बात करते हैं हम लोग। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्ट्रेंथ के टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ होती है स्टैटिक, डायनेमिक एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। एंड्योरेंस में भी हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन भी होता है। देन हम बात करते हैं स्पीड। तो जैसे स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है कि ये एक एबिलिटी होती है जहाँ पे हम स्पीड is an ability to execute motor movement with high speed as a minimum time। हम कम समय पे ज्यादा स्पीड करना और हमारे मोटर मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। ये भी 5 टाइप की होती है, जैसे रिएक्शन एबिलिटी हो गया, एक्सलेरेशन एबिलिटी हो गया, मूवमेंट एबिलिटी हो गया, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड, एंड्योरेंस। तो ये सारे हम स्पीड की बात करते हैं। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन सी टाइप की होती है, किसी को आइडिया है? फर्स्ट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन आता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, ये एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स इफेक्टिवली थ्रू कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। ये एबिलिटी होती है जहाँ पे अपने जॉइंट्स को हम इफेक्टिवली मूव करते हैं विद द प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, वो होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। देन आता है हमारा कोऑर्डिनेटिव स्किल्स। कोऑर्डिनेटिव स्किल्स क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है जहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम अच्छे से कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव करते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में हम एक इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, कॉर्ड बार। कॉर्ड बार में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि सबसे पहले आता है वेट। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, कॉर्ड बार, कॉर्ड से आता है कपलिंग, ओ से ओरिएंटेशन, आर से हमारा रिएक्शन, डी से डिफरेंशिएबिलिटी, डी से बैलेंस, ए से अडेप्टेबिलिटी एंड आर से रिदम एबिलिटी। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्किल्स हो गया। देन आता है एग्जाम्पल्स। हमें हर अपने अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम्पल्स देने हैं, क्या क्या हमारे ट्रेनिंग कंपोनेंट्स होंगे। जैसे अगर हमें स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे, जहाँ पे मेरे लेग्स, कोर एंड अपर बॉडी को हम ट्रेन करेंगे। वो कैसे ट्रेन करेंगे, हम पावर जंप्स लेंगे, रिबाउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे एंड हम स्क्रीन। ये सारे हमारे इसके पार्ट हो जाएंगे। देन इन सब चीज़ों को ट्रेन करने के लिए हम स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। देन स्पीड एंड एजिलिटी हम कैसे डेवलप करेंगे, हम कोन ड्रिल्स करेंगे, लेडर फुटवर्क यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे बास्केटबॉल में फास्ट ब्रेक्स एंड डिफेंसिव ट्रांजिशंस का यूज होता है। देन एंड्योरेंस, एंड्योरेंस हम कैसे डेवलप करेंगे, तो हम उसके लिए सुसाइड ड्रिल्स करेंगे एंड इंटरवल रन्स करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 40 मिनट्स का गेम होता है, इधर पे हमको बहुत सारा स्टैमिना रिक्वायर होता है। स्टैमिना मीन्स एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हमें 4 क्वार्टर्स तक खेलना है। देन स्किल, हमें क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, तो शूटिंग ड्रिल करेंगे, हम बॉल हैंडलिंग सर्किट्स करेंगे, हम अपने प्ले का रिहर्सल करेंगे।
तो ये हमारी बास्केटबॉल रिलेटेड है। हमारे ट्रेनिंग कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एजिलिटी, एंड्योरेंस, स्किल। सो इन सब चीजों को हमने कैसे डेवलप किया, और वो जो चीजें हम डेवलप कर रहे हैं वो किस चीजों के लिए हमने डेवलप किया, हाँ उन दोनों की बात करेंगे। तो ये मैंने आपको काफी शॉर्ट में समझाया है। आपको इस चीज को वहां पे एग्जाम में डिटेल में एक्सप्लेन करके आना है। कम से कम आप इस चीज को 2 पेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आता है सैम्पल प्लान फॉर अ वीकली। हम अब इसको हम एक वीकली प्लान भी हम लोग बास्केटबॉल के लिए हमने जैसे सेट कर लिया। जैसे मंडे टू वेनेसडे, मंडे एंड वेनेसडे को हम स्ट्रेंथ एंड शूटिंग ड्रिल्स रखेंगे। ट्यूसडे एंड थर्सडे को हम एजिलिटी एंड एंड्योरेंस रखेंगे। प्लस फ्राइडे को हम स्क्रीमेज प्लस रिकवरी रखेंगे। स्क्रीमेज जो हम प्ले की प्रैक्टिस करते हैं, रियल प्ले लाइक सिचुएशन होती है जहाँ पे हम एक्चुअल में गेम लाइक सिचुएशंस को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज स्क्रीमेज। देन आता है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे एक मैंने टेनिस का एग्जांपल डाला है कि हमने स्ट्रेंथ डेवलप करी, कैसे अपर बॉडी और लोअर बॉडी की रेजिस्टेंस वर्कआउट किया। क्यों? क्योंकि हमें सर्व और स्ट्रोक की पावर स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी थी। देन हमने एंड्योरेंस डेवलप किया, कैसे किया? रनिंग एंड साइकिलिंग करके, ताकि हम रिलीज को सस्टेन कर पाए लंबे समय तक। देन एजिलिटी, हमें पूरे कोड का मूवमेंट ड्रिल्स करनी है। देन फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कैसे करेंगे? हम योगा डायनेमिक स्ट्रेचिंग से, ताकि हमारी चांसेस ऑफ इंजरीज भी रिड्यूस हो जाए। देन आता है वेट लिफ्टिंग। देन हमने यहाँ पे एक वेट लिफ्टिंग का एग्जांपल डाला है कि हमने फोकस करेंगे कि प्योरली स्ट्रेंथ और पावर आउटपुट पे। ट्रेनिंग कॉम्बोज फॉलो करेंगे, ओलंपिक लिफ्ट दैट इज स्ट्रेंथ, मोबिलिटी ड्रिल्स जो कि हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। देन प्लायोमेट्रिक्स जो हमारे एक्सप्लोसिवनेस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। देन रिकवरी सेशन, जो एक्टिव रिकवरी सेशन होगा वो करेंगे, जो कि हमारे सॉफ्ट टिश्यूज पे वर्क करेगा। देन आता है व्हाट इज द बेनिफिट्स एंड द ऑफ द स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग। क्या बेनिफिट है अगर हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करेंगे? तो ये आप खुद से मन से भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपके इसलिए कुछ फ्यू पॉइंटर्स दिए हैं। आप इनको, जैसे ये 4 पॉइंटर्स है तो आप इनको डिटेल में एग्जाम में लिख के आइएगा। मैं आपको इनको शॉर्ट में बताया गया है। सो एफिशिएंट यूज ऑफ ट्रेनिंग टाइम। अगर हम हर चीज को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हम प्रॉपरली आउटकम नहीं दे पाएंगे किसी भी चीज का। तो जब हम स्पोर्ट अपना, जो हमारा जैसे बास्केटबॉल है, तो अगर मैं बास्केटबॉल रिलेटेड अपनी ट्रेनिंग करूंगी तो मुझे हायर रिजल्ट्स मिलेंगे और कम टाइम में मैं अच्छा अचीव कर पाऊंगी। सो दिस इज द नोन एज एफिशिएंट यूज ऑफ ट्रेनिंग टाइम। मैंने अपने ट्रेनिंग टाइम को एफिशिएंटली यूज किया। देन रिड्यूस इंजरी रिस्क बाय मिमिकिंग रियल स्पोर्ट डिमांड। हमारे हम अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरे टाइम, तो हमारे चांसेस ऑफ इंजरी भी कम हो जाती है, रादर देन हम कुछ भी रैंडमली अपनी ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं। देन आता है बेटर मसल मेमोरी एंड न्यूरल अडेप्टेशन। अब हम अपने स्पोर्ट के स्पेसिफिक ड्रिल्स कर रहे हैं बार बार। अब हम बार बार बास्केटबॉल को ही फोकस कर रहे हैं, तो हमारी मसल्स ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाएंगी, रादर देन मैं यहाँ पे कोई दूसरा स्पोर्ट प्लान कर रही हूँ। तो मैं दूसरे स्पोर्ट पे अगर जाऊंगी तो मेरी मसल उस लेवल पे अडेप्ट नहीं हो पाएगी। सपोज आई एम शूटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं रेगुलरली उस चीज को फोकस कर रही हूँ, तो मेरी मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाएगी एंड मेरा न्यूरल अडेप्टेशन भी अच्छा हो जाएगा। देन इंक्रीज एथलीट्स कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयरनेस। इससे एथलीट का मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस लेवल दोनों बढ़ता है और एथलीट प्रिपेयर हो जाता है आगे के लिए। देन व्हाट इज मसल रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेनिंग। मसल रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है? सो हमें जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो हमें उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म करनी है, ना कि एग्जैक्टली एज इट इज, बस हमें उसके कुछ कीवर्ड्स याद करने हैं। जैसे मसल रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग क्या होता है? बेसिकली वो रेफर करता है कि एक फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन हो हमारी बॉडी में। फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर, ये जो हमारे कीवर्ड्स हो गए, जहाँ पे हमारी मसल्स वर्क करती है व्हेन सब्जेक्टेड टू सिस्टमैटिक एक्सरसाइजेस। जब हम रेगुलरली कोई भी वर्कआउट करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी बॉडी में हमारे मसल्स सर्टेन सिस्टमैटिक ढंग से चीजें करने लग जाती है, जिससे हमारा फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होता है, उस चीज को अडेप्ट कर लेती है। दीज चेंजेस वेरी बेस्ड ऑन द टाइप, इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ये सब चीजें किस चीजों पर डिपेंड करती है कि किस टाइप की एक्सरसाइज है, किस इंटेंसिटी पे काम हो रहा है, एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, कि आप कितने ड्यूरेशन तक ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है। सबसे पहले अब आप इसको आप एक बड़े से ग्राफ में बना सकते हैं आप, और इसके बाद इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज द मसल रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग। जैसे मैंने पहला बॉक्स बनाया, फर्स्ट बॉक्स में मैं डाल दूंगी ट्रेनिंग स्टिमुलस। देन आ जाएगा मेरा माइक्रो मसल
डैमेज, हल्का सा, जब मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी तो मेरी मसल्स में थोड़ा सा ब्रेकेज हुआ, देन फिर मेरा रिकवरी हुआ, रिकवरी फेज, फिर मेरा प्रोटीन सिंथेसिस जो कि मेरी मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प कर रहा है। जब मेरी मसल्स बिल्डअप हुई, पहले मेरी मसल्स इतनी थी, देन हल्का हल्का सा ब्रेकेज हुआ। अब ब्रेकेज क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरलोड दिया। अब जब मसल रिकवरी कर रही है, यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस यूज कर रही है, देन मेरी जो मसल का साइज है थोड़ा सा पहले से बढ़ जाएगा, ताकि वो उस लोड को इजीली अटेन कर पाए। तो जो मेरा ये मसल का साइज पहले इतना था, अब वो यहाँ से यहाँ हो गया है। दैट इज नोन एज हाइपरट्रॉफी एंड अडेप्टेशन। इसके बाद मेरा क्या जाएगा कि मेरी मसल्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, तो मेरा लास्ट में मसल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। तो हमें इस टाइप का एक ग्राफ बनाना है। तो इसमें आपको किसी को भी कोई क्लियर नहीं होगा होपफुली। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं की टाइप्स ऑफ मसल रिस्पॉन्स, कि हमारी जब भी हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे मसल्स में फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन हुए थे। तो वो क्या क्या की कंपोनेंट्स है? फर्स्ट इज हाइपरट्रॉफी। मैंने आपको बताया कि मसल्स का साइज बढ़ जाता है, उसके मसल्स के फाइबर्स की ग्रोथ होती है। तो फर्स्ट चीज क्या है? ग्रोथ इन मसल फाइबर, ठीक है। स्पेशली टाइप 2 फाइबर्स। टाइप 2 फाइबर्स क्या क्या होते हैं? सो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। सो फर्स्ट इज मसल फाइबर, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो टाइप 2 जो बेसिकली होते हैं वो हमारे स्पीड वाले होते हैं, जहाँ पे हम लोग स्पीड डेवलप करते हैं। एंड टाइप 2 कौन से होते हैं? जहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं एंड्योरेंस की, जो कि हमारे स्लो ट्विच होते हैं। सो 2 होते हैं हमारे फास्ट ट्विच, ये हमारे एरोबिक एंड ऑक्सीडेटिव होते हैं, एंड एनारोबिक दैट इज ग्लाइकोटिक, ये दोनों मिक्सचर होता है। एंड जो टाइप ए होते हैं वो सिर्फ हमारे एरोबिक होते हैं। देन आता है ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये कैसे डेवलप होते हैं? जब हम स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं, इस ये विजिबल मसल गेन होता है, मतलब हमारी मसल्स का साइज बढ़ जाता है। हम जब भी जिम करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी पंप अप हो जाती है, दैट इज द विजिबल मसल गेन, कि वो हमें बॉडी में दिखता है। एग्जाम्पल्स हो गए इसके बॉडी बिल्डर्स, ओलंपिक लिफ्टर्स। देन आता है न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन, इम्प्रूव मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। मतलब जो भी हमारे सिग्नल्स हैं, हमारे मोटर यूनिट्स है, जो भी चीजें काम कर रही है वो एक सिस्टमैटिक और साथ में काम कर रही है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक साथ एक तरीके से काम करना, और वो हमारे मोटर यूनिट्स को इम्प्रूव करती है। दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन एंड फास्टर एंड मोर पावरफुल मूवमेंट। अब जब सारी मसल्स फाइबर्स हमारे एक साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मूवमेंट, और जो हमारी मूवमेंट्स है वो पावरफुल होंगे एंड फास्टर होंगे। एग्जाम्पल स्प्रिंटर्स एंड मार्शल आर्ट। सो हमारी दो चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसमें किसी का कंफ्यूजन है क्या? सो हाइपरट्रॉफी एंड न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन कैसे काम करता है? देन आता है हमारा माइट्रोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। माइट्रोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस क्या होता है? जब भी हमारे मसल फाइबर्स का नंबर और साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द नंबर एंड द साइज ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, mitochondria is known as the powerhouse of the cell or a body. So जब भी माइट्रोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ जाते हैं तो स्पेशली इसमें टाइप 1 की बात करें। टाइप 1 हमारा क्या था? स्लो ट्विच फाइबर्स। ये क्या था हमारा? स्लो ट्विच, जो कि हमारा क्या डेवलप करता है? एंड्योरेंस। ये कौन से होते हैं? एरोबिक। और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। सो ये क्या हेल्प करते हैं? ये हमारी एरोबिक कैपेसिटी और एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका लॉन्ग डिस्टेंस रनर एंड साइक्लिस्ट। देन आता है कैपिलराइजेशन। सो कैपिलराइजेशन क्या होता है? कैपिलराइजेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे आपकी फॉर्म होता है और डेवलप होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जहाँ से आपके टाइनी वेसल्स, ब्लड के टाइनी वेसल्स होते हैं विद इन द टिश्यू और ऑर्गन और टिश्यू के अंदर जो टाइनी वेसल्स फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं कैपिलराइजेशन। सो ग्रोथ इन कैपिलरी डेंसिटी एंड अराउंड द मसल्स, हमारे मसल्स के अराउंड कैपिलरीज बढ़ जाती हैं, और जो कि हमारा ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर देती है। और उस ब्लड में बेसिकली हमारे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो इजीली हमारी मसल्स तक डिलीवर करती है। जैसे एग्जाम्पल इसका दिया है एंड्योरेंस एथलीट्स। जो एथलीट्स में एंड्योरेंस ज्यादा होता है बिकॉज इनकी कैपिलराइजेशन ज्यादा होते हैं। देन आता है एग्जाम्पल।
सो एग्जाम्पल हमने जैसे दिया है कि अगर कोई एंड्योरेंस रनर है तो उसकी टाइप ऑफ ट्रेनिंग कैसी है कि वो लॉन्ग रन कर रहा है बट 70 to 80% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट पे कर रहा है। देन उसका मसल अडेप्टेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि वो इसका स्लो ट्विच फाइबर एंड्योरेंस इंक्रीज होगा। स्लो ट्विच कौन सा होता है, टाइप 1। उसके ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को इंक्रीज करेगा। इनहांस फटीग रेजिस्टेंस, उसका जो फटीग जो थकेगा वो भी बहुत लेट थकेगा, तो उसका इनहांस कर देते हैं फटीग रेजिस्टेंस। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस आउटकम, ये कब होता है कि एथलीट मैराथन रनिंग कैपेबिलिटी उसकी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, ये अब हमें हर चीज के एग्जाम, फर्स्ट चीज हमें उसकी डेफिनेशन देनी है, देन उसके बारे में हमें कुछ की कंपोनेंट्स देने हैं, फिर हमें उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, देन उसका हमें एक एग्जाम्पल बताना है। ऐसे हमारा पूरा एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन हमने पावर लिफ्टर्स की बात करी तो उनका ट्रेनिंग टाइप हैवी रेजिस्टेंस होगा, 3 to 6 रेप्स और सेट्स होंगे। उनकी मसल में कैसे अडेप्टेशन होगा, उनमें फास्ट ट्विच हाइपरट्रॉफी होगी। ये कौन सी होती है, दिस इज टाइप 2। यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन होगा विदाउट सिग्निफिकेंट साइज इन सम एथलीट, किसी किसी एथलीट्स की साइज में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होते हैं। और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। देन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मसल रिस्पॉन्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे मसल रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेनिंग टाइप एंड वॉल्यूम, आप किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस वॉल्यूम पे कर रहे हैं, वॉल्यूम हम कितनी देर तक कर रहे हैं, इंटेंसिटी हम कितने इंटेंसिटी से कोई काम कर रहे हैं और किस टाइप की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। देन आता है न्यूट्रिशन दैट इज प्रोटीन एंड कैलोरी इनटेक, कि हम आफ्टर वर्कआउट आफ्टर ट्रेनिंग हम किस टाइप का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमारी बॉडी में रिकवरी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो दीज आर दी पॉइंटर्स, जैसे हमने ये हेडिंग डाली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मसल रिस्पॉन्स। सो अगर ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं तो ये जस्ट 5 लाइंस नहीं है, यू हैव टू राइट अ फुल पैराग्राफ ओवर इट। तो आपको ये हेडिंग्स देनी है एंड उसके बाद उसके बारे में आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है। देन रेस्ट एंड रिकवरी भी आपकी ट्रेनिंग और आपकी मसल रिस्पॉन्स को बहुत अफेक्ट करती है, कि अगर आपने प्रॉपर रेस्ट लिया है तो सुपर कॉम्पनसेशन होगा, आपकी मसल में हाइपरट्रॉफी होगी। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको वहीं पे आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी और आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन जेनेटिक्स, मसल फाइबर एंड कॉम्पोजिशन, जो आपकी मसल फाइबर्स का टाइप होता है, फास्ट ट्विच है या स्लो ट्विच है, वो बेसिकली ज्यादातर डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे भी, कि किस टाइप के जेनेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी मसल रिस्पॉन्स होने में चेंजेस फैक्टर्स अफेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। देन एज एंड हार्मोनल लेवल, अगर आपकी बहुत ज्यादा एज है तो आपका अडेप्टेशन स्लो होगा, अगर आप यंग है तो आपकी बॉडी में अडेप्टेशन ज्यादा होगा। सेम लाइक हार्मोनल लेवल्स, गर्ल्स और बॉयज में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उसकी मसल रिस्पॉन्स का चेंजेस और फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। देन आता है एनर्जी सिस्टम्स ट्रेनिंग। व्हाट आर एनर्जी सिस्टम, क्या होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, बॉडी में हमारे क्या टाइप के एनर्जी सिस्टम्स होते हैं जो कि हम फोकस कर सकते हैं। सो हमें एक डेफिनेशन प्रॉपर देनी है। तो एनर्जी सिस्टम ट्रेनिंग क्या होता है, फोकस करता है, वो टारगेट करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को। सो फोकसेस ऑन टारगेटिंग द बॉडीज डिफरेंट मेटाबॉलिज्म पाथवे। क्यों क्यों करता है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो हमारा अल्टीमेट गोल मैंने क्या बताया था आपको, कि हमें इम्प्रूव करनी है परफॉर्मेंस को। सो द बॉडी यूजेस 3 प्राइमरी एनर्जी सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। तो ये 3 प्राइमरी सिस्टम्स हम बात करेंगे अभी, ये बेसिकली डिपेंड करता है इसकी किस इंटेंसिटी पे हम और कितने देर का जो ड्यूरेशन जो वॉल्यूम है वो एक्सरसाइज का है, उस बेसिस पे हमारे ये एनर्जी सिस्टम यूज होते हैं। सो सबसे पहला एनर्जी सिस्टम है एटीपी पीसी, दैट इज फॉस्फेजिन। इसका ड्यूरेशन कितना है, 0 से 10 सेकेंड्स की हम बात करेंगे। देन इंटेंसिटी कितनी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी और एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। देन हम इसके फ्यूल की बात करेंगे कि कहाँ इसका सोर्स क्या होता है फ्यूल का, तो ये स्टोर करता है एटीपी एंड पीसीआर। एंड देन हम इसकी एग्जाम्पल्स लिए जाए, इनका क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ये हम वेट लिफ्टिंग में 100 मीटर स्प्रिंट इस टाइप की एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में देखते हैं इनको। देन हमारा आ जाता है एन एरोबिक ग्लाइकोसिस, ये इसका ड्यूरेशन, ये हमें टेबल एज इट इज बना के आना है एग्जाम में एंड देन लेटर ऑन इन सारे पॉइंटर्स को और तीनों एनर्जी सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करना है।
देन एनारोबिक ग्लाइकोसिस क्या होता है, जब 10 सेकंड से 90 सेकंड्स की बात कर रहे हैं, या थोड़ा सा इससे ज्यादा भी हो सकता है, और इसका ड्यूरेशन हम 10 टू 90 सेकंड्स की बात कर रहे हैं, देन इसकी इंटेंसिटी क्या है, हाई। यहाँ पे हमारी मैक्सिमल और एक्सप्लोजिव थी, यहाँ पे हाई है। इसका फ्यूल, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज, जो कि नो विदाउट ऑक्सीजन होता है। देन इसके एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, 400 मीटर रन, देन और प्लेइंग बास्केटबॉल। देन आता है हमारा एरोबिक सिस्टम, इसको हम ऑक्सीडेटिव भी बोलते हैं। जब हमारा 90 सेकंड से आगे की बात चली जाती है और ये इसका इंटेंसिटी लेवल मॉडरेट टू हाई होता है, इसका सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है, ग्लूकोज, फैट और ऑक्सीजन। देन ये किस टाइप के स्पोर्ट्स पे यूज होता है, मैराथन एंड स्विमिंग पे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें एरोबिक सिस्टम में सबसे पहले एटीपी पीसी यूज हुआ, देन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यूज हुए, देन हमारा प्रोटीन यूज हुआ, देन उसके बाद हमारा नहीं सॉरी हमारा फैट यूज हुआ, देन हमारा प्रोटीन हुआ, प्रोटीन विच इज द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देन हमारे इन सब चीजों को हमें थोड़ी डिटेल में समझाएंगे कि कैसे फिजियोलॉजिकली इसका पर्पस होता है हर मेटा इसका एनर्जी सिस्टम का हर ट्रेनिंग में। सो एटीपी पीसी क्या डेवलप करती है, बेसिकली हमारी एक्सप्लोजिव पावर एंड रिएक्शन टाइम को। इसके ड्रिल्स कौन कौन से हैं, कि हमने स्प्रिंट स्टार्ट किया, ओलंपिक लिफ्ट्स की, किस टाइप के एथलीट इसके एग्जांपल है, जैसे हुसैन बोल्ट, ये इनके लिए कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज होता है, दैट इज एटीपी पीसी। देन हम आते हैं एनारोबिक ग्लाइकोसिस, ये शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है जो एंड्योरेंस बेस्ड होती है। इसमें लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने का लेवल बढ़ जाता है। इसके ड्रिल्स कैसे हैं, हेड दैट इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, रिपीटेटिव स्प्रिंट, फ्रीक्वेंटली सेम टाइप के स्प्रिंट्स रिपीट करना, सर्किट ट्रेनिंग करना। देन एथलीट का एग्जांपल है बास्केटबॉल एंड बॉक्सिंग, और आप अपने एग्जाम रिलेटेड भी sorry, अपने स्पोर्ट रिलेटेड भी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। देन आता है एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम हमारे कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है ना, हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। देन आता है हमारे ड्रिल्स, कौन कौन से ड्रिल्स हम यूज करेंगे, लॉन्ग स्टडी स्टेट कार्डियो एंड एरोबिक इंटरवल्स। एंड एथलीट एग्जाम्पल कैसे हैं, जो मैराथन रनर्स होते हैं। देन ये हमने एनर्जी सिस्टम्स पे बात की कि कैसे फिजियोलॉजिकल पर्पस होता है हमारे एनर्जी सिस्टम्स का। देन आता है इंटीग्रेटिंग एनर्जी सिस्टम एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग, हमें कैसे एनर्जी सिस्टम को, ये जो हमारे एनर्जी सिस्टम्स को हम अपने स्पोर्ट ट्रेनिंग से ऐड करेंगे, मैच इंटीग्रेट करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। सो मोस्ट स्पोर्ट यूज ऑल थ्री सिस्टम इन अ वेरियस प्रोपोर्शन, कि हर स्पोर्ट ये तीनों एनर्जी सिस्टम्स को यूज करता है इन अ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन। अगर मैं बास्केटबॉल में एक शॉर्ट स्प्रिंट लगा रही हूँ तो मेरा एटीपी पीसी सिस्टम यूज होगा। सेम मुझे एज अ एंड्योरेंस पर्सन मुझे एरोबिक सिस्टम भी अपना डेवलप करना पड़ेगा। सो मैंने फर्स्ट मुझे एटीपी पीसी सिस्टम भी यूज हो जाएगा अगर मैं शॉर्ट स्प्रिंट लगा रही हूँ एज अ बास्केटबॉलर। अगर मुझे पूरा गेम खेलना है तो मुझे उसका एनारोबिक भी सिस्टम यूज हेल्प करेगा एंड एरोबिक सिस्टम भी उसका यूज करेगा। सो अल्टीमेटली मुझे सारी की सारी चीजें डेवलप करनी रहेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे फुटबॉल का दिया है कि हमें स्प्रिंट्स मार रहे हैं तो हमारा एटीपी पीसी सिस्टम यूज हो रहा है। अगर हम फास्ट ब्रेक्स मार रहे हैं तो हमारे एनारोबिक सिस्टम यूज हो रहा है। अगर हम जॉगिंग बिटवीन द प्ले कर रहे हैं तो हमारा एरोबिक सिस्टम यूज हो रहा है। ऐसे बीइंग इन हॉकी आप भी इस टाइप के हॉकी प्लेयर आप इसमें एग्जांपल्स डाल सकते हैं, बीइंग इन बास्केटबॉल प्लेयर, बीइंग इन वॉलीबॉल प्लेयर, अपने अपने स्पोर्ट रिलेटेड आप अपने एग्जांपल्स दे सकते हैं। देन आता है बेसिक लॉ ऑफ ट्रेनिंग। सो ये हमारा जो हमने इसमें बहुत सारी चीजें देखी थी, चार पॉइंट्स ये थे कि मसल रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रेनिंग फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। सो हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक लॉ ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या क्या लॉज या फिर हम क्या क्या प्रिंसिपल्स पे ध्यान देंगे ताकि हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव हो सके। तो द बेसिक लॉ ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होता है जो भी जो कि गाइड या डिजाइन किया जाता है ताकि एक इफेक्टिव और एक सेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डिजाइन कर सके, जिससे हमारी परफॉर्मेंस हाई हो, इंजरी कम हो और एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बना सके। वो ये जो लॉ होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट। वो उनका क्या मेजरली फोकस होता है, उनका मेजरली फोकस ये होता है कि जो भी हमने ट्रेनिंग प्लान बनाया है वो एक प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ते हुए नेचर में होना चाहिए, कि वो इम्प्रूवमेंट लाए, आपकी इंजरी को कम करे और आपको लॉन्ग टर्म लेवल पे एक एथलीट को
हेल्प करे उसके डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या होता है कि हर एक एथलीट यूनिक होता है, सो हमें उसकी ट्रेनिंग हर पर्सन टू पर्सन, एथलीट टू एथलीट अलग अलग तरीके से करना चाहिए। उनके ट्रेनिंग प्लान अलग बनना चाहिए। ट्रेनिंग प्लान ए एंड ट्रेनिंग प्लान बी दोनों का अलग अलग बनेगा, बिकॉज हर पर्सन टू पर्सन उसकी चीजें, जेनेटिक फैक्टर्स, उसकी एज, जेंडर, ट्रेनिंग का बैकग्राउंड, उसकी रिकवरी कैपेसिटी, सब चीजें अलग होती हैं। एग्जाम्पल, सम स्प्रिंटर्स पीक अर्ली, अदर डेवलप स्पीड ग्रेजुअली। कुछ स्प्रिंटर्स हैं कि वो जल्दी से अपना पीक अचीव कर लेते हैं, और कुछ स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे अचीव कर पाते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। देन आता है लॉ ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो लॉ ऑफ स्पेसिफिसिटी बात करता है हमारा कि हमें जो भी हम ट्रेन कर रहे हैं, व्हाट यू वांट टू ट्रेन, वी नीड टू इम्प्रूव। जैसे अगर हम बीइंग एन बास्केटबॉलर तो मुझे बास्केटबॉल रिलेटेड चीज़ें करनी चाहिए, अगर बीइंग एन स्विमर मुझे स्विमिंग से रिलेटेड अपनी चीज़ें करनी चाहिए। अ स्विमर ट्रेन मोस्टली इन वाटर, नॉट बाय रनिंग। सो अगर कोई स्विमर है तो वो हम उसको डेली रनिंग नहीं करवाएंगे, रादर देन हम उसको उसके वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि वाटर में हो। So a swimmer trains mostly in water, not by running. This is a law of specificity. Then आता है law of progressive overload. तो law of progressive overload क्या आता है कि हमें धीरे धीरे अपने लोड को बढ़ाना है। हम पहले 20 kg से स्टार्ट कर रहे हैं, देन एक वीक के या 2 वीक के बाद हम लोग 25 kg पे जाएंगे, देन हम 30 kg पे जाएंगे। दैट इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हम सडनली 10 या 20 से सीधे हम 100 पे नहीं जाएंगे। दैट इज नोन एज ओवरलोड। सो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ट्रेनिंग स्टिमुलस टू कंटिन्यू द एडेप्टेशन। इससे हमारा एडेप्टेशन इंप्रूव होगा। एग्जाम्पल, एडिंग 2.5 kg एवरी वीक टू डू अ स्क्वाट और रूटीन। तो हम हर वीक में 2.5 kg एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। देन आता है लॉ ऑफ अडेप्टेशन। लॉ ऑफ अडेप्टेशन बोलता है कि बॉडी हमारी अडेप्ट करती है ट्रेनिंग में, जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। एग्जाम्पल है मसल ग्रोथ आफ्टर द कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ वर्क। हम लोग डेली कोई ना कोई वर्कआउट कर रहे हैं, सेम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में मसल में अडेप्टेशन हो जाएगा, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। देन आता है लॉ ऑफ डिसयूज एंड यूज, दिस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी। सपोज हमने यहाँ से वर्कआउट करना स्टार्ट किया और हम यहाँ पे अचीव आ गए, हम लोग 100 kg पर चले गए। अब हमने यहाँ पे आने के बाद अपना वर्कआउट बंद कर दिया, और हम लोग 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, और ऐसे करके काफ़ी टाइम बीत दिया। एंड उसके बाद हम लोग वापस अगर सोचेंगे कि हम यहीं पे आ जाए, तो हमारा वापस से स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और हम यहाँ पे समहाउ पहुँच जाएंगे। दिस इज द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। अगर हमने इसको नहीं यूज किया तो वो ट्रेनिंग और जो यूज है वो लॉस हो जाता है। तो या तो यूज इट और लूज इट। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम गेन करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो हम उसको लूज कर जाएंगे। सो ट्रेनिंग गेन्स आर लॉस्ट विदाउट कंटिन्यूस स्टिमुलस। अगर हम कंटिन्यूस स्टिमुलस नहीं देंगे बॉडी पे, तो हमारे जो ट्रेनिंग गेन्स हुए थे वो लॉस्ट हो जाएंगे या फिर वो खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अ कार्डियोवास्कुलर डिक्लाइन आफ्टर 2 वीक्स ऑफ रेस्ट। जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की इफेक्टिवनेस है वो डिक्लाइन हो जाएगी आफ्टर 2 वीक्स, अगर हम कंटिन्यूसली रेस्ट कर रहे हैं। देन लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन ये बोलता है कि हमें हमेशा एक चेंज ज़रूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी में बोरियत ना आए और हमें एक प्लेट्यू ना क्रिएट हो जाए। दैट इज प्लेट्यू कि एक इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज ही नहीं हो रही है, और हमें अपना मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए। सो हमारी ट्रेनिंग में हमेशा वेरिएशन होनी चाहिए कि कभी हम स्पीड ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी एंड्योरेंस कर रहे हैं, ना कि रोज पूरे वीक हम स्ट्रेंथ ही करते जा रहे हैं। सो वेरिएशन ज़रूरी है, एंड उन वेरिएशन में भी हर ट्रेनिंग में हमें उसके ड्रिल्स अलग अलग करने चाहिए। एग्जाम्पल, स्विचिंग बिटवीन हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ब्लॉक, कि हमने हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ब्लॉक्स में स्विच करते रहना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ पीरियोडाइजेशन। पीरियोडाइजेशन जैसे कि जो भी हमारी ट्रेनिंग साइकिल्स है उनको हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ऑर्गेनाइज करना है, जैसे माइक्रो, मीसो, मैक्रो। जैसे एग्जांपल होता है प्री सेशन ट्रेनिंग, मिड इन सेशन ट्रेनिंग। अब प्री सेशन में हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेवलप करी, इन सेशन में हम उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करेंगे। दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ पीरियोडाइजेशन। देन आता है लॉ ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट एंड रिकवरी क्या बोलता है कि इट गेन्स हैपन ड्यूरिंग रेस्ट, नॉट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब जो हमारे गेन्स आते हैं, जो हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, वो क्यों होती है? जब हम प्रॉपर रेस्ट करते हैं। अगर हम ट्रेनिंग 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 करते जाएंगे तो हमारी मसल गेन नहीं होगी, हमें ऊपर से इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि स्केड्यूलिंग रेस्ट डेज, एक्टिव रिकवरी और स्लीप ऑप्टिमाइजेशन।
कि हमने प्रॉपर से अपने रेस्ट डेज को स्केड्यूल किया, हमने फिर एक्टिव रिकवरी ली और अच्छी तरीके से स्लीप ली। दिस इज द नोन एज अ लॉ ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। देन आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सो आफ्टर यू गेट फिटर इम्प्रूवमेंट बिकम हार्डर एंड स्लोअर। मतलब जैसे जैसे हम ट्रेन करते जाते हैं तो हमारी शुरू में हमारी ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है, देन स्लोली स्लोली हमारी ग्रोथ थोड़ी धीरे हो जाती है। क्यों? बिकॉज हम ऑलरेडी अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें यही चीज बोली है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो हार्डर हो जाती है, टफ हो जाती है और स्लो हो जाती है। देन एग्जाम्पल, बिगिनर्स इम्प्रूव क्विकली, एथलीट्स एलीट एथलीट्स स्लोली। जो बिगिनर्स होते हैं वो जल्दी इम्प्रूव करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं वो स्लोली इम्प्रूव करते हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद। देन लॉ ऑफ इंटरफेरेंस। लॉ ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है? टू मेनी कंपीटिंग स्टिमुलाई कैन हिंडर परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ वर्सेस एंड्योरेंस। जो बहुत सारे फैक्टर्स हम एक साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो जब इंटरफेयर हो जाता है तो वो परफॉर्मेंस को हेल्प नहीं करती है, वो आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर करती है और अफेक्ट करने लग जाती है। जैसे हम स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों साथ में ट्रेन करने लग जाए तो वो चीज़ भी हमें प्रॉब्लमेटिक होगी। एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया है कि रनिंग 10 किलोमीटर डेली वाइल ट्राइंग टू गेन मसल मास में स्लो बोथ द गोल्स। अगर मैं एक तरीके से रनिंग कर रही हूँ बहुत लंबे समय तक तो मेरे मसल लॉस होगा सडनली, या फिर हमारा फैट कम होगा, नॉट एग्जैक्टली मसल मास बट हमारा फैट कम होगा, तो हमारे अब जो मसल की ग्रोथ होती है, गेन होती है, उसमें थोड़ा बहुत ये सारी चीजें होती हैं कि फैट। तो अगर हम रनिंग किए जा रहे हैं तो हमारी उन दोनों चीजों को साथ में ट्रेन करने में प्रॉब्लम होगी। दैट इज द लॉ ऑफ इंटरफेरेंस। देन हमारा नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। आफ्टर ओवरलोड लोड परफॉर्मेंस में टेम्परली भी ड्रॉप बिफोर इट रिबाउंड्स टू अ स्ट्रॉन्गर। सो जब भी हम ओवरलोड देते हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी, जब हमने कोई भी वर्कआउट की तो हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन होगी बिकॉज हम फटीग में आ गए। बट आफ्टर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट हमारी बॉडी दोबारा से रिबाउंड करेगी और हम और स्ट्रॉन्गर लेवल में पहुंचेंगे। एग्जाम्पल, फटीग आफ्टर इंटेंस ट्रेनिंग वीक देन परफॉर्मेंस स्पाइक पोस्ट डीलोड। बहुत टाइम तक हमने अच्छी ट्रेनिंग करी और वीक के बाद हमारी फटीग के लिए हमने थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद देख रहे हैं कि हमारे ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है। देन लॉ ऑफ ट्रेनेबिलिटी। ट्रेनेबिलिटी क्या होती है कि यंगर और अनट्रेन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड फास्टर टू अ ट्रेनिंग। जो यंग लोग होते हैं, जो अनट्रेन इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जल्दी और फास्टर ट्रेन हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ऑलरेडी एलीट एथलीट्स। एग्जाम्पल, अ 14-year-old में गेन स्ट्रेंथ क्विकली इन द फर्स्ट 3 months। देन मैंने इन प्रिंसिपल्स को उनके बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिवाइड किया है, जैसे इंडिविजुअलिटी, एडेप्टेशन, ट्रेनेबिलिटी एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। ये सारे हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स बॉडी रिलेटेड होते हैं। देन प्रोग्राम डिजाइन प्रिंसिपल। ये सब प्रोग्राम्स हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिटी किसी भी पर्सन टू पर्सन या स्पोर्ट रिलेटेड होना चाहिए, ओवरलोड के बेसिस पे, वेरिएशन के बेसिस पे, पीरियडाइजेशन एंड इंटरफेरेंस के बेसिस पे हम प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। देन रेस्ट एंड रिकवरी सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? रेस्ट एंड रिवर्सिबिलिटी एंड कॉम्पोजिशन। तो ये मैंने उनके बेसिस पे ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स को या लॉस को डिवाइड किया हुआ है। देन इसके ऊपर एक केस स्टडी मैंने छोटी सी डाली हुई है कि ट्रेनिंग गोल क्या होता है, जहाँ पे हमें स्पीड इंप्रूव करनी होती है, कौन सा लॉ अप्लाई होगा? स्पेसिफिसिटी, ओवरलोड एंड ट्रेनेबिलिटी। अगर हमें बर्न आउट नहीं करना है तो हमें रेस्ट और रिकवरी और वेरिएशन डालना पड़ेगा अपने सेशंस में। देन प्लान सेशन, प्लान कैसे करेंगे? हम प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करेंगे ताकि अडेप्टेशन हो सके। देन मैनेज यूथ स्क्वाड, तो हमें उसके लिए इंडिविजुअल एंड ट्रेनेबिलिटी यूज करना पड़ेगा एज अ प्रिंसिपल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लिखते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर है आपके कंसेप्ट। देन यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट